आपको मार्जिन ज़्यादा चाहिए तो फिर बी2सी इज़ द बेस्ट। वो भी एग्ज़िबिशन्स के थ्रू या फिर ई-कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैक्सिमम 60% तक तो आपको मिल ही सकता है, क्योंकि जो ई-कॉमर्स से खरीदता है, वो बायर थोड़ा-सा नीश होता है और जिनके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है। 10,000 से भी कम इन्वेस्टमेंट से मैंने शुरुआत की एक प्रोडक्ट से, और जैसे कि मैंने आज कहा कि आज हमारे 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो ये अचीवमेंट है। हमने शुरुआत गाँव से की थी, लोकल एक 5-10 पैकेट से, और आज हमारा टर्नओवर ऑलमोस्ट मंथली बिटवीन 35 टू 40 लाख के बीच में जाता है। अभी तो ये शुरुआत है, और अभी हम लोग अगर देखा जाए तो 1% भी नहीं है एज कम्पेयर टू जितनी मार्केट में डिमांड है, क्योंकि पिछले 2 सालों से ये थोड़ी सी बूम हो गई है मार्केट में, इसकी नीड ज्यादा बढ़ी है। लेकिन आगे चल के जो ये जेंजी है, उनको तो ज्यादा कुकिंग स्किल्स के बारे में पता नहीं। अभी तक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कुछ नहीं था, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कोई नहीं थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम एग्जीबिशंस में, रोड शोज में और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ हम काम करते थे। और जो आज जिस कंपनी के साथ हमने टाई अप किया है, उनका सोर्स और उनका लीड भी हमको एग्जीबिशन से ही मिला। सबसे पहले अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट लो है तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो मार्केट की क्या नीड है जो वो सॉल्व कर रहे हैं। नेटवर्किंग इन द सेम फील्ड ये बहुत जरूरी है, और ये उद्योग वर्धिनी का जो प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम का, उससे काफी इफेक्टिवली वो चल रहा है। डेफिनेटली वो हेल्पफुल है। नमस्ते, तो मेरा नाम रूबल मोगेकर है, और मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में अकलूज करके जगह है, वहाँ पे हमारा यूनिट बेस्ड है। मेरे यूनिट का नाम राधिका एग्रो एंड डेयरी फार्म है। तो ये एक एक्सीडेंटल बिजनेस हमने शुरू किया था 2020 में। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड टूरिज्म से आता है, लेकिन कोविड के दौरान पूरी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वो पूरी रॉक बॉटम हो गई थी। तो उसी के चलते हमारे पास टाइम था, फूड में कुछ करना है, ये काफी दिनों से चल रहा था। हम गांव में अटके हुए थे, तो तभी इस बिजनेस का इंसेप्शन हुआ, ऐसा आप कह सकते हैं। शुरुआत हमने इंस्टेंट प्रीमिक्स की या फिर रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स की शुरुआत हमने की थी 2021 में। शुरुआत हमने एक प्रोडक्ट से की थी, जो हमारा ये प्रोडक्ट है सांबर, इंस्टेंट सांबर। आज अगर देखेंगे तो 2026 में हमारे पास ऑलमोस्ट 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, यहाँ तक हम पहुंचे हुए हैं। तो इसमें अभी हमारा कैसा है कि बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम रूरल एरिया में है, तो हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच के ही ये बिजनेस करना पड़ता था, क्योंकि हमारे चैलेंजेस यहाँ के बहुत सारे हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। तो फिलहाल अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरी अचीवमेंट यही है कि हमने एक प्रोडक्ट से शुरुआत की थी, और आज हमारे पास 350 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स डेवलप करके रेडी है मार्केट। हमारे पास शुरुआत में चैलेंजेस काफ़ी सारे थे कि भाई इसको अगर करना है तो करें कैसे? लेकिन लकीली फिर मुझे एक ऐसे कंपनी के साथ मेरा नेटवर्क हुआ, मतलब मेरे नेटवर्क से पता चला कि एक कंपनी है बारामती में, जो हमसे 1 डेढ़ घंटे की दूरी पे है। तो वहाँ पे एक कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए वो लोग कुछ बनाते थे, तो उनके पास पूरा डिहाइड्रेशन और जो भी चीज़ें लगती है आरटीसी के लिए, वो पूरा उनके पास सेटअप है, जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं था, और मतलब वो सर्टिफाइड सेटअप था। तो इसलिए फिर मैंने वो पूरा मेरा जो भी प्रोडक्शन है, वो अभी मैंने उनको आउटसोर्स कर दिया था, और आज तक मतलब ऑलमोस्ट 6 साल हो गए मैं उन्हीं से करा के लेता हूँ। आज भी हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस चीज में उलझ जाता कि भाई मुझे लेबर पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान देना है, या फिर बाकी सारी चीजें हैं, तो मैं मार्केट में उतना अग्रेसिवली नहीं जा पाता। क्योंकि मुझे मार्केट में फ्रंट एंड में रहना था, स्टडी करने के लिए या फिर अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने के लिए, तो मैंने वो आउटसोर्स कर दिया है। रेसिपीज हमारी है, मतलब उसका जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है वो हम करते हैं। एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमने हायर किया था, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट लगा कि भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि अपना प्रोडक्ट मार्केट जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन हर एक, जैसे बोलते हैं ना कि वन साइज डजंट फिट ऑल, वैसे ही सबको एक टेस्ट पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा तो इन्फ्लुएंस था कि रीजनल टेस्ट पे। लेकिन जैसे हम लोग एग्जीबिशंस करते गए, थोड़े और लोगों तक रीच हमारी बढ़ती गई, तो किसी को स्पाइस लेवल ज्यादा लग रहा था, किसी को टेक्सचर ऑथेंटिक नहीं लग रहा था, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए फिर हमने एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हायर किए, उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेके हमने हमारी रेसिपी डेवलप की, और वो सारा जो एसओपी है हमने उस कंपनी को दे दिया कि भाई इस हिसाब से आप हमारे लिए बना के दो। तो मेरा उनके साथ एक्सक्लूसिव टाइप है, वो किसी और का
करते नहीं है क्योंकि वैसे भी उनका यूनिट है वो सिर्फ फार्मा कंपनीज के लिए था। लेकिन अभी वो सिर्फ हमारे लिए एक डेडिकेटेड उन्होंने सेटअप बनाया है जहाँ पे, क्योंकि हमारा क्वांटिटी इतना बड़ा नहीं था शुरुआत में, अभी बढ़ने लगा है। लेकिन जो कुछ उनका सेटअप था वो हमारे लिए उन्होंने अलग से कर दिया। तो एज गुड एज वो मेरे लिए एक ऐसा बोल सकते कि मैं वो ओन नहीं करता, लेकिन मैं पूरा कंट्रोल मेरा वहां पे था। तो इसलिए फिर मुझे खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाना उतना ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि अगर वहाँ पे मैं करता, तो वहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक होती, कैपिटल ब्लॉक होता और मोर ओवर टाइम वहाँ पे जाता, क्योंकि जैसा होता है ना कि आप आपका जब कैपिटल लगाते हो, तो आप हर चीज़ मॉनिटर करते हो। तो वो हो जाता है, इसीलिए फिर मुझे मार्केट का पल्स समझ में नहीं आता, इसलिए फिर मैंने वो थोड़ा-सा नेग्लेक्ट किया और आउटसोर्स कर दिया एंड दैट वाज़ लाइक अ बेस्ट डिसीजन टिल नाउ। ऑनेस्टली जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने शुरुआत तो की थी एक प्रोडक्ट से। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप अगर मोटा-मोटी अगर समझेंगे तो मेरी इन्वेस्टमेंट 10,000 से भी कम थी, क्योंकि वो प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मुझे वहाँ पे पहले पाउडर्स नहीं मिलते थे इतनी ईज़िली 2021 में, या फिर लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था कि कहाँ मिलता है, या फिर रिस्ट्रिक्शंस थे कोविड की वजह से। तो मुझे कहीं अमेज़न से, इंडिया मार्ट से या फिर अलग-अलग ऐसे लोगों से मुझे लेना पड़ता था। तो वो लेने के बाद पहले आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, क्योंकि सब कुछ तो घर पे ही बना रहे थे हम लोग। ऐसा कोई बड़ा सेटअप नहीं था ट्रायल एंड टेस्टिंग में। तो पहली बार किया, दूसरी बार किया, तो उसको रिफाइन किया, ऐसे 3-4 बार करते गए, तब जाके फिर मार्केट में हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो उसके लिए आपको फिर पैकेजिंग, लेबलिंग, तो मान लीजिए कि 10,000 से मैंने शुरुआत की, 10,000 से भी कम इन्वेस्टमेंट से मैंने शुरुआत की उस वक़्त, एक प्रोडक्ट से। और जैसे कि मैंने आज कहा कि आज हमारे 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो ये अचीवमेंट है। तो इसका अगर परसेंटेज में आप तोलेंगे तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हमने शुरुआत गाँव से की थी, लोकल एक 5-10 पैकेट से, और आज हमारा टर्नओवर बी2बी आज हमारा ऑपरेट करता है, पूरी 100% बी2बी मॉडल है। तो वहाँ पे हमारा टर्नओवर ऑलमोस्ट मंथली बिटवीन 35 टू 40 लाख के बीच में जाता है। तो इसका परसेंटेज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा कि हमारा बी टू बी मॉडल है, तो सीजनल वाइज वो पहले चेंज होता था। इस साल हम एक कंपनी के साथ हमारा एक्सक्लूसिव टाई अप हुआ है, एफएमसीजी की बहुत बड़ी कंपनी है वो। तो उनका कैसा होता है कि हमारे इतने प्रोडक्ट्स में से उन्होंने 12 प्रोडक्ट हमारे अप्रूव किए हैं और उसी का सेल हमारा जाता है। तो उनके लिए कोई स्टार प्रोडक्ट नहीं है, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट आती है वैसे हम उनको देते हैं। तो पर डे 250 केजीज का हमारा एक कैपेसिटी है, और पर डे 250 केजी के हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट देते हैं। तो उसमें अलग-अलग टाइप्स के, जैसे कि चिकन करी हो गया, मटन करी हो गया, या फिर सांभर है, दूसरा ये पालक पनीर मिक्स है, या फिर मटर पनीर है। तो ऐसे अलग-अलग 12 प्रोडक्ट्स उन्होंने अभी सैंक्शन किए हैं, तो उसी का सप्लाई उनको होता है। अगर आप पूछेंगे तो उसके पहले सबसे हमारा हिट प्रोडक्ट रहा है वो साबूदाना वड़ा। वो हमारे रूरल एरिया में बहुत जाता था, क्योंकि साबूदाना वड़ा बनाने के लिए बहुत टीडियस प्रोसेस होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि लोगों को कन्वीनियंस चाहिए, सब कुछ सबको इंस्टेंटली चाहिए, क्योंकि रोज के एक्टिविटी में आप अभी सबके पास एआई है, सबके पास फोन्स है। तो कुकिंग में क्या चाहिए? तो कुकिंग में ये इंस्टेंट प्रीमिक्स है। तो साबूदाना वड़ा की डिमांड हमारे पास हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। 1 लाख से शुरुआत तो डेफ़िनेटली पॉसिबल है आज के दौर में, लेकिन मैं उस पैसों को मशीनरी में लगाने के बजाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनिशियल जो इन्वेंटरी लगती है, पैकेजिंग अच्छा तो और अट्रैक्टिव होना चाहिए। मार्केट टेस्टिंग वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कोई इन चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, तो वो डेफ़िनेटली उनकी रिकवर फ़ास्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप मशीनरी में एक्सक्यूज़ मी, मशीनरी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका वहाँ पे कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। तो 1 लाख डेफ़िनेटली बहुत बड़ी अमाउंट है उसे स्टार्ट करने के लिए। अगर आप प्रोडक्शन में ध्यान ना देते, मार्केट टेस्टिंग, एक्ज़िबिशन्स और उसके लिए एक मार्केट फिट बनाने के लिए एक नीश अगर आप ढूँढते हैं, जैसे कि आजकल मैंने देखा है कि काफ़ी सारे नेटवर्किंग ऑर्गनाइज़ेशंस भी हैं। तो वहाँ से नेटवर्किंग करके, या फिर अपनी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, अगर आप उनको मिलके उनके साथ कुछ कर सकते हैं क्या? अगर इन चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करें, तो डेफ़िनेटली 1 लाख रुपए में रियलिस्टिकली बिज़नेस करना डेफ़िनेटली पॉसिबल है। और उसका रिकवरी रेट भी थोड़ा-सा, उसका रनवे फ़ास्ट हो जाता है और वो जल्दी हो जाता है। ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने में आप आपकी पूरी अमाउंट रिकवर कर सकते हैं।
तो अगर आपके पास प्रोडक्ट है कि जो ब्रेक थ्रू हो सकता है, सबसे पहले अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट लो है तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो मार्केट की क्या नीड है जो वो सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि हमारे एरिया पे कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं था और हमारे यहाँ पे थोड़ा-सा लोग मैंने देखा था कि साउथ इंडियन स्नैक्स के लिए या फिर इडली सांभर के लिए लोग बहुत क्रेज़ी है। क्योंकि गाँव है तो यहाँ पे रेशन मिलता है, राशन का जो चावल मिलता है वो बहुत सस्ता मिलता है, तो लोग वो प्रेफ़र करते थे कि इडली खाना बनाना। लेकिन इडली खाते कैसे हैं वो किसी को पता नहीं था। वो लोग जो बनाते थे चटनी या फिर वो ऑथेंटिक नहीं था और लोगों को जो भी बाहर घूमे हैं या फिर बाहर से लोग आए हैं, उनको पता होता है कि सांभर का टेस्ट कैसे होता है। तो ये मुझे पता था कि भाई यहाँ पे सांभर बनाना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इनको दिखाओ कि क्योंकि अगर सांभर बनाना है तो उसको 3-4 तरह की दाल लगती है, सब्जियाँ लगती है, तो वो लोग थोड़ा-सा इतराते हैं कि भाई इतना कौन करेगा? अगर यही आप उनको समझाओ कि भाई इसमें सब कुछ है, आपको बस 15 मिनट में इसको पैकेट खोल के पानी डाल के आपको बॉयल करना है और 10 मिनट में आपका प्लेट रेडी हो जाता है, तो लोग कन्विंस हो जाते हैं। उसी तरह अगर किसी के पास ऐसा कोई दिमाग में है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूँ तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो डेफिनिटली बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में वो एक उनका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट फिट बना सकता है और उसके लिए कस्टमर बेस बिल्ड कर सकता है। ऐसे हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जिसको एक रीजनल और कल्चरल टच होता है। जैसे कि अपने ही कम्युनिटी मेंबर ने पूरन-पोली बनाई थी, जो डेफिनिटली महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। क्योंकि आजकल पहले लोग हर त्योहार के लिए पूरन-पोली बनाते थे महाराष्ट्र में। अभी कैसा है कि थोड़ा-सा डबल वर्किंग कल्चर है, हस्बैंड-वाइफ दोनों काम करते हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली हो, उन्होंने लेकिन इतना कोई झंझट करता नहीं है। तो उनके लिए अगर आप एक रेडी टू कुक वाला पूरन दे दो, जिसको आपको सिर्फ स्टीम करना है और आपका पूरन रेडी होता है, तो डेफिनिटली पीपल आर रेडी टू पे फॉर दैट। तो किसी के दिमाग में ये तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, ऐसे काफ़ी सारे रेसिपीज़ है या फिर अपने क्विज़िन्स है, तो वो शुरू कर सकते हैं। तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट तो डेफिनिटली कम हो जाएगी और मार्केट आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर सकता है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप मशीनरीज़ और आपका सेटअप का अगर वो छोड़े, तो दूसरा एलिमेंट होता है पैकेजिंग और मार्केटिंग। क्योंकि आजकल लोगों को क्या है, जो अट्रैक्टिव दिखता है वही लोग लेते हैं। ठीक है? अगर आप किसी डिस्प्ले में लगाते हैं या फिर आप किसी को आपका प्रोडक्ट देखते हैं, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, तो पैकेजिंग देखा जाता है। पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ, उसका अपीयरेंस, उसका एक ब्रांड वैल्यू वो करने के लिए। तो उसके लिए पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, उसमें काफ़ी सारे अलग-अलग टाइप के जैसे कि थ्री प्लाई हो गया, बाद में यूवी प्रोटेक्टर हो गया, ऐसे काफ़ी सारे नए-नए टेक्नोलॉजी के पैकेजिंग मटेरियल्स आए जो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो उसमें ज़्यादा मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लग जाता है और दूसरी चीज़ मार्केटिंग। अभी मान लीजिए किसी को बड़े पैमाने में करना है, तो उनको डिजिटल सोर्स लेना पड़ेगा, डिजिटल डिजिटल प्रेज़ेंस उनको उनका बढ़ाना पड़ेगा। अगर उनको डी2सी करना है, तो उसके लिए एक वेबसाइट लगेगी, उसमें खर्चा होता है, पेमेंट गेटवेज़ होते हैं, बाद में एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन्स क्योंकि आजकल तो सब कुछ फ्री मीडिया है मार्केटिंग के लिए, लेकिन एक अटेंशन होल्ड करने के लिए या फिर स्क्रॉल स्टॉपिंग हुक बनाने के लिए आपको एक डिज़ाइनर लगता है। तो इन सारी चीज़ों में आजकल हेवी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, जो पहले 5 साल पहले इतना मैटर नहीं करता था। लेकिन आज के दौर में ये बहुत ही क्रूशियल बन गया है और इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत लगती है। और उसके साथ में ही आपका लॉजिस्टिक्स आ गया, अगर आपको डी2सी करना है, तो लॉजिस्टिक पार्टनर अगर आपका अच्छा है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा बजट रखना पड़ता है कि रिटर्न ऑर्डर्स के लिए या फिर जो सीओडी होते हैं, वो कभी-कभार फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए भी फंड्स आपको रिज़र्व रखने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ मेरे जर्नी में, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कुछ नहीं था, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कोई नहीं थे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्ज़िबिशन्स में, रोड शोज़ में और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ हम काम करते थे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हम रूरल एरिया में हैं, तो थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए बहुत चैलेंजेस आते थे और शुरुआती कुछ दिनों में जब से ही हमने प्रोडक्ट्स बढ़ाए, हमारी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में गई। इन्वेस्ट हो चुकी थी क्योंकि जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमने हायर किए थे, तो उनकी हेवी फीस होती है उनकी, बट वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसलिए फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशनशिप में नहीं जाके एग्जीबिशंस हमने किए, तो लगभग आज तक हमने ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा एग्जीबिशंस हमने किए हैं,
महाराष्ट्र और आउट ऑफ महाराष्ट्र में भी, और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है क्योंकि लोगों से कनेक्ट आपको होता है, रिपीट ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, रेफरल्स आपको मिलते हैं, और जो आज जिस कंपनी के साथ हमने टाई अप किया है, उनका सोर्स और उनका लीड भी हमको एग्ज़िबिशन से ही मिला था। हम आज तक किसी कंपनी को रीच आउट नहीं हुए थे, लेकिन किसी कस्टमर ने हमारे से प्रोडक्ट लिए, फिर वो कंपनी के पास गए, वहाँ पे उनका रिसर्च हुआ और फिर से हमको ऑर्डर दिए। तो ये प्रोसेस हमको एग्ज़िबिशन की वज़ह से ही काफ़ी फ्रूटफुल और फ़ायदेमंद रहा है। तो हमारा कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं रहा है, तो मिडलमैन कोई नहीं था। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हमारा वॉल्यूम कम है, लेकिन मार्जिन ज़्यादा होने के कारण हमने फिर यही मॉडल कंटिन्यू रखा था 5 साल तक, और इस साल जाके फिर हमने एफएमसीजी के साथ टाई अप किया है। सबसे बड़ा यूएसपी है जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस मिला था, वो टेस्ट, एक रीजनल इन्फ्लुएंस उसमें है, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले जो प्रोडक्ट है वो एक ब्लैंड टेस्ट के होते हैं, मतलब एक जनरल टेस्ट होता है, लेकिन हर किसी को क्या चाहिए होता है कि घर का स्वाद, मेरे घर में जैसा बनता है वैसा ये लगना चाहिए, ऐसी की एक्सपेक्टेशन होती है। तो वो सबसे बड़ा यूएसपी है। दूसरा, क्योंकि हमारे पास कोई मिडल मैन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो हमारा जो मार्जिन है वो उसमें से हम कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके जो उसका प्रोडक्ट कॉस्ट है या फिर एमआरपी है वो हम कम कर देते हैं, तो उसके वजह से हम ऑफर्स भी रन कर सकते थे, तो उसके वजह से प्राइस, तो ये टेस्ट और प्राइस का जो कॉम्बिनेशन है उसके वजह से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। अभी तो मतलब ये शुरुआत है, और अभी हम लोग अगर देखा जाए तो 1% भी नहीं है एज कम्पेयर टू जितनी मार्केट में डिमांड है, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए और काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कौन से भी सेक्टर में देखिए, सबसे पहला आजकल एआई है, कॉर्पोरेट में देखिए, स्कूल में देखिए, किसी भी चीज में, तो वही कुकिंग में भी है, क्योंकि आजकल हर एक इंसान ऑलमोस्ट 9 घंटे की नौकरी करता है, बिज़नेस हो या नौकरी हो। 8 से 9 घंटा वहाँ पे जाता है, ट्रैवलिंग में 2-3 घंटा चला जाता है, तो 12-14 घंटे यहीं पे चला जाता है। फिर सोने में 6-7 घंटे, फिर टाइम मिलता कहाँ है? लेकिन लोगों को उनके रूट्स के साथ कनेक्ट होना है, लोगों को उनका ट्रेडिशन मेंटेन रखना है, कल्चरल वैल्यूज़ रखने हैं, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा कन्वीनिएंट चीज़ है, क्योंकि जो भी है वो घर से ही होता है। आपका कल्चर मेंटेन करना हो या फिर रीजनल जो भी हो, आप घर से ही करते हैं, आपको सेलिब्रेट ये घर पे ही करना है, तो इसके लिए आरटीसी का डिमांड तो और भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो ये जस्ट शुरुआत है, क्योंकि पिछले 2 सालों से ये थोड़ी सी बूम हो गई है मार्केट में, इसकी नीड ज्यादा बढ़ी है, लेकिन आगे चल के जो ये जेंजी है उनको तो ज्यादा कुकिंग स्किल्स के बारे में पता नहीं, बेसिक सर्वाइवल स्किल्स तो पता है, लेकिन जैसे कि अगर महाराष्ट्र की बात करूं, जो कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज है, जैसे कि मांस वड़ी हो गया, पातोड़िया, या फिर ऐसे जो चीजें हैं जो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये लोगों को पसंद है, लेकिन बस उसको करने के लिए बहुत टाइम जाता है या फिर बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए वो करते नहीं है। तो अभी देखिए, ब्रेकफास्ट आइटम्स लोगों को सिर्फ पोहे और उपमा ये सारी चीजें पता है, या फिर इडली डोसा, लेकिन अगर आप उसको थोड़े अलग नजरिए से देखेंगे तो चीला, जिसको घावन बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो वो घावन के काफी सारे वैरायटीज है। आजकल लोगों, मतलब हर किसी के घर में एक तो डायबिटीज का पेशेंट होता है, उनको सुबह ब्रेकफास्ट के बाद इंसुलिन लगता है या फिर टैबलेट तो होती ही होती है, तो वहां पे कुछ खाना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, चाय बिस्किट या फिर चपाती चाय खाते हैं, या फिर कुछ भी, मतलब वो ब्रेकफास्ट कंज्यूम करने के लिए कुछ भी खाते हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छा रिप्लेसमेंट है, ये ऑल्टरनेटिव है चीला। तो आप मूंग दाल का बना सकते हैं, स्प्राउट्स का बना सकते हैं। आजकल लोग स्प्राउट्स खाने से बहुत इतराते हैं कि भाई वो हाइजीनिक है या नहीं, कौन से पानी में उसको भिगोया है, या फिर घर पे लाके उसको सोक करने को किसी को टाइम नहीं है, लेकिन खाना तो सबको है। तो उन चीजों का चीला बना के खा सकते हैं, और डिहाइड्रेटेड में तो न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी वेस्ट नहीं होती, एज इट इज इंटैक्ट होता है, और उसमें कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी नहीं होता। तो डेफिनेटली ये जैसे जैसे लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा, तो वैसे वैसे इसकी नीड भी बढ़ेगी, और लोगों में उसकी जो एक उत्सुकता है या फिर उसको ट्राई करने की जो क्यूरियोसिटी है वो तो डेफिनेटली होगी। जैसे कि वेस्ट में फ्रोजन फूड्स पे ज्यादा ध्यान है, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया में रेडी टू कुक और डिहाइड्रेटेड जो इंस्टेंट प्रीमिक्सेस है उसमें ज्यादा जाना जाएगा इंडिया, क्योंकि हमारे पास रेसिपीज का भंडार है, मतलब लाखों करोड़ों रेसिपीज अपने पास है, तो इसलिए यही उसका फ्यूचर है अभी तो मैं कहूँ। आपको मार्जिन ज्यादा चाहिए तो फिर बी टू सी इज द बेस्ट, वो भी आप एग्जीबिशंस के थ्रू या फिर ई कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं, जहां पे आपको मैक्सिमम 60
50% तक तो आपको मिल ही सकता है। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है प्रोडक्शन का या फिर आपके पास रिलायबल सोर्स है रॉ मटेरियल का और बाकी सारी चीज़ों का, तो फिर आप उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन 50 टू 60% तो आपको डेफ़िनेटली मिलता है, क्योंकि उसका जो जो ई-कॉमर्स से खरीदता है, वो बायर थोड़ा-सा नीश होता है और जिनके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है। और वो थोड़े से मतलब 10-20 रुपए को देखता नहीं है। तो आपका प्रोडक्ट उनको अगर अच्छा लगा तो वो ले लेते हैं। तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम कम जाएगा लेकिन मार्जिन आपको ज़्यादा मिलेगा। बी टू बी में आपको थोड़ा सा मार्जिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर आपका 40% ऑन एन एवरेज मार्जिन कंटिन्यूस है, बी टू बी में आके आपको वो 20 टू 25 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किस लेवल का है, पेमेंट टर्म्स कैसे है या फिर उसकी जो प्रोसेस है वो कैसी है। तो हमारे साथ भी वही है, हमने यहाँ पे मार्जिन कॉम्प्रोमाइज किया। वो डेलिबरेटली किया क्योंकि 5 साल हमने बिना दिन रात देखे बहुत भागे हैं हम लोग, और मतलब मेरी टीम इतनी बड़ी नहीं है, हम 2-3 लोग ही है। तो थोड़ा टाइम चाहिए था और मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए और नया क्या कर सकते हैं ये देखने के लिए, इसलिए हमने फिर थोड़ा सा, और हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई लोन नहीं है, तो वो एक हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। सो 40% से लेके हम लोग 20-22% पे भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो फिक्स्ड इनकम है, हमको पता है कि ये हर मतलब हर हफ्ते उनका पेमेंट निकलता है, हर 9th डे में उनका पेमेंट हमारे बैंक में क्रेडिट हो जाता है, तो 7 डेज का सिर्फ क्रेडिट होता है, 9th डे में पेमेंट क्रेडिट हो जाता है, तो एक सिक्योर्ड सोर्स है, ये हमको पता है। और आज ये कॉन्फिडेंस है कि इतनी बड़ी कंपनी अगर हमसे टाइप कर रही है तो हमारा प्रोडक्ट डेफिनेटली और अच्छे जगहों पे जा सकता है। तो इसमें वो सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर हमने अभी कॉम्प्रोमाइज किया है मार्जिन पे, लेकिन बैकग्राउंड में यही काम चालू है कि हम और जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या फिर और प्लेटफॉर्म्स कैसे हम रीच आउट कर सके और बाकी कंपनियों के साथ हम कैसे टाइप कर सके, क्योंकि अगर आपके पास ऐसे रिलायबल सोर्सेस आ गए 3 से 4 सोर्सेस, तो डेफिनेटली आपको मार्जिन उतना मिल सकता है हर जगह से, और एक साइकिल आपकी शुरू रहती है, आप आइडल नहीं बैठते हो, तो वो टेंशन नहीं होता है कि भाई आपको आपका लॉट सेल करना है या कुछ करना है, तो वो डिफरेंस हो जाता है। डेफिनेटली हुआ है। मैं तो कम्युनिटी क्या मतलब हमारे जो बैचमेट्स थे 2021 के, वो बैचमेट भी आज तक मतलब मेरे टच में है। तो हर कोई अच्छा कर रहा है, तो डेफिनेटली मैंने वही कहा कि ये बिजनेस में अगर आप नए हैं तो आपको नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज आप खुद से एक्सप्लोर नहीं कर सकते या फिर खुद से आपको उसका नॉलेज नहीं होता कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली मतलब जब मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की थी कुछ 500-600 लोग थे, आज ऑलमोस्ट 1400 लोग हैं, तो डेफिनेटली हर किसी के साथ नॉलेज शेयरिंग होता है। हमारे एरिया के आसपास के जो लोग हैं, पंढरपुर के एक है जो वो डॉक्टर है, तो उनकी मेरे साथ काफी बार मीटिंग हुई, उन्होंने एक प्रोटीन बार उन्होंने लॉन्च किया। दूसरे एक धुले की मैडम थी, मालपानी मैडम, दाउंड करके जगह है वहां की हुई। तो डेफिनेटली उसका बहुत हेल्प होता है, क्योंकि जैसे छोटे एरियाज के लोग हैं तो वहां पे जाके हम कुछ कैंप्स लगाते हैं या फिर एग्जीबिशन करते हैं, तो ये एक्टिविटी हमारी शुरू रहती है। तो नेटवर्किंग इन द सेम फील्ड ये बहुत जरूरी है, और ये उद्योग वर्धिनी का जो प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम का, उससे काफी इफेक्टिवली वो चल रहा है, तो डेफिनेटली वो हेल्पफुल है। सर मैंने देखा है कि हर किसी को ये बिजनेस थोड़ा सा लुक्रेटिव लगता है, लेकिन वो कैसा होता है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, लोग सिर्फ ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे देखते हैं। जैसे कि काफी लोग ये सोचते हैं कि मैं फ्रूट्स डिहाइड्रेट करूंगा, लोगों को वो कन्वीनियंट लगेगा। तो सबसे पहले बिजनेस शुरुआत करने से पहले आप मार्केट को समझिए। मार्केट तो बहुत बड़ा है, लेकिन किस मार्केट में आपको जाना है वो पहले समझना बहुत जरूरी है। कि जैसे कि मैंने कहा कि मतलब मुझ पे लोग उस वक्त हंसते थे 2021 में कि भाई गाँव में जहाँ पे लोग 50 रुपए खर्च करने में इतराते हैं, वहां पे तुम ऐसा प्रोडक्ट उनको दोगे, वो कौन खरीदेगा तुम्हारा 80 रुपए 90 रुपए का प्रोडक्ट। लेकिन टेस्ट वहां पे जो उनको चाहिए वो मैंने उनको दिया, तभी तो जाके मेरा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च मतलब टिक गया। तो वैसे ही अगर लोग उस चीज का एक थोड़ा सा मार्केट सर्वे करेंगे कि भाई मुझे किस मार्केट में जाना है, मुझे कहाँ सेल करना है और उससे मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो वो डेफिनेटली सक्सेस मिल पाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि किसी एक बंदे ने ये लाइन ऑफ बिजनेस चुना है, वो फ्रूट्स डिहाइड्रेट कर रहे हैं या फिर फ्लेक्स बना रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके लिए वो उतना मार्केट है क्या या फिजिबल है क्या, आप उतना सेल कर पाओगे या नहीं, ये सोचना बहुत जरूरी है, जहाँ पे लोग फेल होते हैं। और लोग लॉजिक के साथ नहीं सोचते, लेकिन वो कन्वीनियंस मतलब वो ऐसा सोचते कि हाँ मुझे अभी तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे पराठा डिहाइड्रेट करना है,
जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसकी प्रोसेस अलग है। तो थोड़ा-सा एक लॉजिकल थिंकिंग के साथ अगर वो जाएँगे, मार्केट को समझेंगे, तो वो डेफिनिटली सक्सेसफुल हो जाएँगा और यही मैं मैसेज दूँगा क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि एग्रेसिवली जिनके पास फाइनेंशियल बैकअप होता है, कैपिटल होता है, वो फुल फोर्स के साथ मार्केट में उतरते हैं गलत प्रोडक्ट लेके। क्योंकि उस प्रोडक्ट के लिए वो उतना बायर मतलब वैसा बाइंग पोटेंशियल होता नहीं है या फिर जस्ट आपके पास वो फैंटेसी है ये प्रोडक्ट लॉन्च करने का इसीलिए आप उसको लॉन्च करते हैं ऐसा होता है तो वैसा ना करके आप पहले मार्केट को समझिए उनकी क्या नीड है आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ये अगर आपको पता चला तो फिर डेफिनेटली एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर बाद में आप हमारी तरफ बढ़ा सकते हैं